नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर मिश्रा सर और आज आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए लोकसभा से संबंधित टॉप 80 प्लस प्लस क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। अगर आप दोस्तों इन लोकसभा से संबंधित 80 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो आपका लोकसभा से संबंधित कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम आपके लिए दोस्तों हमेशा वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में एक या दो बार आ चुके होते हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी को, हुकुम सिंह को, एम ए अयंगर को या फिर जीवी मावलंकर को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में जीवी मावलंकर को माना जाता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो जीवी मावलंकर है यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकसभा को निम्न सदन तथा लोकप्रिय सदन के रूप में भी माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपने सेशन को लाइक ना किया हो तो कृपया कर ले। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके माध्यम से किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 31वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? आपके लिए ऑप्शन है 530, 540, 542 या फिर 545। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 31वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 545 निर्धारित की गई है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दे दिया गया था? आपके लिए ऑप्शन है 1954, 1964, 1974 या फिर 1984। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 वर्ष में दे दिया गया था। चलिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति अखिल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? आपके लिए ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 12। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में हमें ध्यान रखना है दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जबकि दोस्तों जो 12 सदस्य हैं उन्हें कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा विशेष महत्व होता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपके लिए ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति की न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष निर्धारित की गई। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है तथा राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए? चलिए पहले देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, यह योग्यता होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया ना हो, बिल्कुल सही है। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सही है। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उसकी उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। यह ऑप्शन गलत है। जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके लिए ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। चलिए इसका आंसर देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता हमें ध्यान रखना है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देता है? आपके लिए क्वेश्चन था दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? आपके लिए ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को या फिर भारत के राष्ट्रपति को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। चलिए दोस्तों और देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री भी अपना त्याग पत्र हमें ध्यान रखना है भारत राष्ट्रपति को देता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। जबकि दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? आपके लिए ऑप्शन है वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई भी विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था।
चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है? आपके लिए ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 93। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के हमें ध्यान रखना है दोस्तों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्पीकर यानी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है के.एस. हेगड़े, सरदार हुकुम सिंह, जी.बी. मावलंकर या फिर बलराम झाकड़। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर दोस्तों, जी.बी. मावलंकर के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखा करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपके लिए ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का राष्ट्रपति। चलिए इसका आंसर देखते हैं। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को माना जाता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष यानी जो नेता होता है वह विपक्षी दल के नेता को माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकलेखा समिति में मुख्यतः 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? यानी ऐसा ऐसा एक कौन सा सदन है जिसका चुनाव जनता द्वारा होता है? आपके लिए ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा एकमात्र दोस्तों ऐसा सदन है जिसका चुनाव भारतीय जनता द्वारा होता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? आपके लिए ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के गठन के बारे में बातें की गई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपके लिए ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का या फिर राजनीतिक दलों का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में जो लोकसभा है वह मुख्यतः भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो लोकसभा चुनी जाती है वह भारतीय जनता द्वारा चुनी जाती है। चलिए दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? आपके लिए ऑप्शन है 500, 510, 520 या फिर 525। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मूल संविधान में जब संविधान बनाया गया था तब लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वह 500 निर्धारित की गई थी, जबकि आज के संविधान में यानी वर्तमान के संविधान में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह दोस्तों हमें ध्यान रखना है 552 निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपके लिए ऑप्शन है 543, 545, 547 या फिर 552। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह मुख्यतः 552 हो सकती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? आपके लिए ऑप्शन है 510, 520, 525 या फिर 530। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य चुनी जाती है यानी जनता द्वारा वह मुख्यतः 530 सीटें चुनी जाती हैं, जबकि जो 13 सदस्य हैं यानी जो 13 सीटें वह केंद्र शासित प्रदेशों से चुनी जाती है तथा 2 एंग्लो इंडियन यानी राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो टोटल संख्या जो है दोस्तों हमें ध्यान रखना है वह 545 हो जाती है, यानी 530 प्लस 13 प्लस 2 टोटल 545। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर सकती है? आपके लिए ऑप्शन है 13, 20, 22 यानी 25। यानी केंद्र शासित प्रदेश से जो लोकसभा के लिए सीटें चुनी जाती हैं वह मुख्यतः हमें ध्यान रखना है 13 सीटें चुनी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? आपके लिए ऑप्शन है 2, 4, 6, 12। चलिए इसका आंसर होगा राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में हमें ध्यान रखना है दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? आपके लिए ऑप्शन है 540, 545, 548 या फिर 552। तो वर्तमान में जो लोकसभा की जो संख्या है वह मुख्यतः 545 मानी जाती है, जबकि दोस्तों 530 सदस्य भारतीय जनता द्वारा चुने जाते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, इन्हें राष्ट्रपति चुनता है। 530 प्लस 13 प्लस 2 टोटल संख्या हो गई वर्तमान में 545। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? यानी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, भाई किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333 या फिर अनुच्छेद 335। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो है भाई लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। चलिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके लिए ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी या फिर मीरा कुमार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वह मीरा कुमार को मानी जाती है, जबकि लोकसभा की जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष हैं वह जीबी मावलंकर को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखा करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? आपके लिए ऑप्शन है शासक दल का नेता, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से की जाती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का वोट क्या कहलाता है? आपके लिए ऑप्शन है अप्रत्यक्ष मत, प्रत्यक्ष मत, ध्वनियमित मत या फिर निर्णायक मत। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा की जो अध्यक्ष का वोट है उसे दोस्तों हम लोग निर्णायक मत के रूप में भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? आपके लिए ऑप्शन है कृष्णमूर्ति राव, आर के खाडिलकर, हुकुम सिंह या फिर अनंत शयनम आयंगर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष है वह अनंत शयनम आयंगर को माना जाता है, जबकि लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष है वह अनंत शयनम आयंगर को माना जाता है, जबकि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर को माना जाता है। ध्यान रखना है हमें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर यानी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है जीबी मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, एएम आयंगर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष है वह जीबी मावलंकर को माना जाता है, जबकि प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष है वह दोस्तों हमें ध्यान रखना है मीरा कुमार को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपके लिए ऑप्शन है 530, 540, 545 या फिर 550। यानी लोकसभा में 20 सदस्य जो भारतीय जनता द्वारा चुने जाते हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा 530। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो 13 सीटें वह केंद्र शासित प्रदेशों से चुनी जाती है तथा 2 सीटें लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 545 हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बता चुके दोस्तों इसका आंसर हम आपके लिए। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका आंसर होगा हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 में दे दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? आपके लिए आंसर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो लोकसभा का नेता यानी लोकसभा का जो वास्तविक नेता होता है वह दोस्तों हमें ध्यान रखना है प्रधानमंत्री को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित यानी सीटें बांटी गई हैं? तो आपके लिए ऑप्शन है जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित की गई है वह जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है एक सीट पर लगभग 10 लाख व्यक्ति को चुना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है दोस्तों, एक सीट पर लगभग 10 लाख व्यक्ति को चुना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? आपके लिए ऑप्शन है 1947, 1948, 1952 या फिर 1956। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आम चुनाव है वह 13 मई 1952 को कराए गए थे, जबकि लोकसभा की जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में जीबी मावलंकर तथा महिला के रूप में मीरा कुमार को माना जाता है। चलिए दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 3 बार या फिर एक वर्ष में 4 बार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा की जो सत्र है दोस्तों हमें ध्यान रखना है एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाए जाने अति आवश्यक माने जाते हैं। वह भी दोस्तों ध्यान रखना है 6-6 महीने के अंतराल में। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आपके लिए ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा
उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों लोकसभा में सबसे अधिक सीटें भेजता है, लगभग यहाँ से 80 सीटें प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? आपके लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकसभा एवं राज्यसभा से भी लगभग सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपके लिए ऑप्शन है 40, 20, 52 या फिर 54। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की जो कुल संख्या है वह मुख्यतः 40 मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर लाइक जरूर करें। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है तारांकित प्रश्न का अर्थ विशेष प्रश्न से होता है। आपके लिए ऑप्शन है 15, 20, 25 या फिर कोई सीमा नहीं। यानी लोकसभा में अधिकतम जो विशेष प्रश्न यानी तारांकित प्रश्न पूछने की संख्या है वह मुख्यतः 20 मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति यानी सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? आपके लिए ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्री परिषद है मुख्यतः लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकसभा का मुख्य तथा जो वास्तविक नेता होता है वह प्रधानमंत्री को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणमूर्ति यानी कोरम की संख्या क्या है? यानी लोकसभा को बुलाने के लिए कितनी संख्या आनी चाहिए? आपके लिए ऑप्शन है 1/6, 1/8, 1/10 या फिर 1/5। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा को आयोजित तथा लोकसभा को बुलाने के लिए जो कोरम की संख्या है वह मुख्यतः 1/10 होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को स्थगित यानी भंग करने का अधिकार सिर्फ किसको है? आपके लिए ऑप्शन है अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा को स्थगित यानी भंग करने का अधिकार जो है यह भारत के राष्ट्रपति को। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बाड़मेर राजस्थान, कच्छ गुजरात या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर को माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश को माना जाता है। आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखना है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य माने जाते हैं? आपके लिए ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, लोकसभा की संख्या का 50% या फिर न्यूनतम 100 सदस्य। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा की बैठक को आयोजित यानी बुलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का दोस्तों हमें ध्यान रखना है 10वां भाग होना अनिवार्य माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल क्या माना जाता है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है या फिर आराम का समय या फिर जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है या फिर जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शून्यकाल दोस्तों वह काल माना जाता है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर क्या होता है विचार होता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो शून्यकाल का समय है वह मुख्यतः 12 से 1 माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है? आपके लिए ऑप्शन है 14, 16, 18 या फिर 20। चलिए इसका आंसर देखते हैं। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की जो सदस्यों की कुल संख्या है वह मुख्यतः 14 मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा के जो यानी सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वह मुख्यतः एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। आपको दोस्तों क्या करना है हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखना है। आपको वीडियो कैसी लगी इसका आंसर भी कमेंट में जरूर लिखना है, चाहे वीडियो अच्छी बनी हो या फिर बुरी बनी हो। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण या फिर लक्षद्वीप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह दोस्तों हमें ध्यान रखना है लक्षद्वीप को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
कौन से संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या से बढ़ाने से संबंधित है? यानी ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके तहत हम लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ा सकते हैं? आपके लिए ऑप्शन है छठे तथा 22वें, 13वें तथा 38वें, 7वें तथा 31वें, 11वीं तथा 42वें। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। 7वें तथा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों हम लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आपके लिए ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की जो प्रतिनिधि हैं वह मुख्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा यानी भारतीय जनता द्वारा चुने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में दोस्तों हमें ध्यान रखना समान सीटें प्राप्त है? आपके लिए ऑप्शन है पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान से दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकसभा में लगभग समान सीटें प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है बिहार और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु और राजस्थान। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के जो दो राज्य है मुख्यतः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से लगभग 80 सीटें प्राप्त होती हैं, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से लगभग 48 सीटें प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के जो सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? आपके लिए ऑप्शन है दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दिल्ली से जो है दोस्तों सर्वाधिक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। यहाँ से लगभग दोस्तों 7 सीटें प्राप्त होती है। हमें ध्यान रखना है दोस्तों दिल्ली से लगभग 7 सीटें प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? चलिए आपके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश के बाद जो संसदीय क्षेत्र की अधिकतम संख्या है वह मुख्यतः महाराष्ट्र में मानी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीट है वह मुख्यतः 80 सीट मानी जाती है, जबकि महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं वह मुख्यतः 48 सीटें मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? आपके लिए ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचमान लोकसभा अध्यक्ष या फिर निर्वाचन आयोग। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति यानी या फिर लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव है वह लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से किए जाते हैं। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार से समाप्त की जाती है? आपके लिए ऑप्शन है विघटन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा, स्थगन द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा की जो बैठक है भाई दोस्तों हम विघटन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा और स्थगन द्वारा भी इसे समाप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्न में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? आपके लिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा को हम 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकते हैं, जबकि लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर सिर्फ भारत का राष्ट्रपति ही करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सामान्यता अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपके लिए ऑप्शन है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से या फिर भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा की जो सामान्य अवधि है वह मुख्यतः संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है, जबकि लोकसभा की जो अवधि है यह मुख्यतः 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? आपके लिए ऑप्शन है सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा वित्त विधेयक को जो दोस्तों हम सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह यह तय करता है कि कोई भी विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें।
लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? आपके लिए ऑप्शन है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330 या फिर अनुच्छेद 335। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों से सर्वाधिक प्रतिनिधि यानी सर्वाधिक सीटें प्राप्त करता है? आपके लिए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश जो राज्य है यह मुख्यतः अनुसूचित जनजातियों से सर्वाधिक सीटें प्राप्त करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? आपके लिए ऑप्शन है 20, 30, 40 या फिर 50। चलिए इसका आंसर दीजिए। लोकसभा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उनकी जो मुख्य यहाँ पर न्यूनतम संख्या है वह मुख्यतः हमें ध्यान रखना है दोस्तों 50 मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में मुख्यतः कौन कौन शामिल होता है? तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों भारतीय संसद के मुख्यतः 2 सदन तथा 3 अंग होते हैं। भारतीय संसद के जो 2 सदन है भाई दोस्तों हमें ध्यान रखना है लोकसभा और राज्यसभा को माना जाता है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। भाई कौन कौन से देख लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जबकि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक जो है वह सर्वप्रथम कहां पर पेश किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है या फिर इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो धन संबंधी विधेयक है इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, जबकि दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई भी विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने दोस्तों सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। और दोस्तों हम आपके लिए कंपटीशन की तैयारी लगातार इसी चैनल पर करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।